चलो यार, आज हो गया हमारा 23 फरवरी ना। तो आज का न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला न्यूज़ आया है एआई इम्पैक्ट समिट। ये चल ही रहा था, अभी कंक्लूड हुआ है, तो हम भी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का इंडिया में हुआ है। इंडिया इसको होस्ट किया था, ठीक। और पूरे ग्लोबल साउथ में इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना है जो एआई से रिगार्डिंग कोई समिट को होस्ट किया हो। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इस बार का थीम क्या है? तो सर्वजना हित्या सर्वजना सुख्या, मतलब सभी लोग खुश रहे, सभी लोगों का हित हो, वेलफेयर हो। ये इस बार का थीम है। 3 पिलर्स हैं इस एआई के समिट के। तो पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस, मतलब सस्टेनेबल इंक्लूसिव एआई हो। पीपल मतलब लोगों को साथ लेके चलना है। प्लानेट मतलब एआई को इतना ज़्यादा डेवलप मत करो कि इन्वायरमेंट ही खत्म हो जाए। और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट तो करना ही करना है, लेकिन ये 3 पिलर्स को ध्यान रख के करना है कि लोग छूटे ना, मतलब इंक्लूसिविटी मिस ना हो, मतलब डिजिटल डिवाइड ना हो, मतलब सबके लिए एआई अवेलेबल हो। तो किसी लोग को छोड़ना नहीं है। तो पहला तो लोगों को साथ लेके चलना है। दूसरा पिलर इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल एआई का डेवलपमेंट करना है। और तीसरा हमको प्रोग्रेस करके आगे तो बढ़ना ही है। तो वो 3 पिलर्स हैं इस बार के, ये जो समिट हुआ है ना इसके। इस समिट में 7 अलग अलग चक्रास बताए गए हैं, वर्किंग ग्रुप्स बताए गए हैं, जिसमें पूरी दुनिया कोलैबोरेट करेगी। जैसे कि एआई का यूज़ हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एआई को सेफ ट्रस्टेड बनाना, साइंस एंड इंक्लूजन को प्रमोट करना, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि 7 चक्रास हैं जिसमें पूरी दुनिया एक साथ कॉपरेट करके काम करेगी, ठीक। अब की इंडियन आउटकम्स देखो कि इस समिट के आउटकम्स डायरेक्टली ऐसे कौन कौन से हैं जो इंडिया के लिए हैं, ठीक। क्योंकि इस समिट में तो वर्ल्ड लीडर्स भी आए हैं। तो इस समिट के ओवरऑल आउटकम्स हम देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा ना कि इंडिया के लिए स्पेशली क्या क्या आउटकम्स हैं। इसलिए देख लो कि इंडिया के लिए स्पेशली क्या क्या आउटकम्स है। पहला आउटकम्स है, इंडिया ने बोला है ग्लोबल सॉरी जीपीयूज, ग्राफिक्स, हाँ, ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का हमको एक्सपेंशन करना है। यहाँ पे ये जो जीपीयू लिखा है ना, ये एआई कि जब मशीन लर्निंग की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, अब इतना डीप तुमको घुसने की ज़रूरत नहीं है, हम बस बता दे रहे हैं जीपीयू होता क्या है। तो जब हम एआई को डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो एआई का एक सेगमेंट है मशीन लर्निंग। उस मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट में हमको जीपीयूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो उस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का एक्सपेंशन हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट चिप्स वो बन सके। और 20,000 से ज़्यादा जीपीयूज़ हमको एक्सपेंड करने हैं। हमने पहला चीज़ तो ये बोला है इस समिट में। दूसरा, इंडिया एआई मिशन चल रहा था ना, हमने इसका सेकेंड वर्जन भी लॉन्च कर दिया है। इंडिया एआई मिशन 2.0 भी लॉन्च हो गया है। एग्रीमेंट हुआ है ग्लोबल जाइंट्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के बीच, जो ग्लोबल लेवल के बड़े बड़े एआई के जाइंट्स हैं उनके बीच, और डोमेस्टिक इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। और मानव विजन को ओवरऑल प्रमोट करना है, ये समिट में इंडिया ने बोला है। मानव विजन है क्या? तो देख लो, एम से मॉरल और इथिकल एआई, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस हो एआई का, एन से नेशनल सोवरेनिटी बनी रहे, ए से एसेसेबल और इंक्लूसिव एआई हो, और वी से वैलिड और लेजिटिमेट एआई का सिस्टम हो। तो ये फुल फॉर्म हम अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, मानव। एक चीज मोदी जी ने अपने स्पीच में और बोला था, लाइफ साइकिल ऑफ एआई के रिगार्डिंग। और वो लाइफ साइकिल ऑफ एआई क्या है वो तुमको हम पहले ही करा चुके हैं, अभी 10 दिन पहले के करंट अफेयर में, जिसमें तुमको हम बताए थे कि तुम्हारा आंसर यूनिक हो जाएगा, ठीक। अब ये जो आउटकम हम अभी देखे, ये स्पेशली इंडिया के लिए देखे कि इंडिया के लिए क्या क्या आउटकम्स आए हैं, ठीक। अब ग्लोबल आउटकम्स देख लो, क्योंकि इस एआई समिट में तो बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। तो ग्लोबल लेवल पे क्या क्या आउटकम्स आए हैं वो देखो। ऐसा पूरी दुनिया ने कमिटमेंट किया है। पूरी दुनिया मतलब जो भी इस समिट के पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने ऐसा कमिटमेंट दिया है कि $250 बिलियन से ज़्यादा हमको खर्च करना है डाटा सेंटर्स बनाने में, सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स को स्टैब्लिश करने में, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में। इतना खर्चा करेंगे हम, ये कमिटमेंट दिए हैं। न्यू वर्ल्ड बैंक फंडिंग मैकेनिज्म आएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो जो कंट्रीज डेवलपिंग हैं, लीस्ट डेवलपिंग हैं, अफ्रीका हो गया, ये सब कंट्रीज, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहा है, तो उनके लिए वर्ल्ड बैंक एक नया फंडिंग मैकेनिज्म लेकर आएगी ताकि एआई का अच्छे से डेवलपमेंट उनके यहाँ भी हो सके। इंडिया ने पैक्स सिलिका ज्वाइन कर लिया, ये भी एक ग्लोबल आउटकम है जो तुमको हम करा चुके हैं कि इंडिया ने पैक्स सिलिका ज्वाइन किया। और सेकेंड इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट भी रिलीज हुई है इसी समिट के दौरान। तो ये सेकेंड एआई सेफ्टी रिपोर्ट है क्या, कौन निकालता है, चिंता मत करो, कल परसों के करंट अफेयर में ये आ जाएगा, ठीक। तो ये ग्लोबल लेवल के आउटकम्स थे। अब इस समिट का इंपॉर्टेंस देखो इंडिया के लिए, कि ये समिट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये इंडिया के रोल को प्रमोट करेगा एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया बोलता है ना कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, और पूरे ग्लोबल साउथ की तरफ से पहली बार इंडिया ऐसा कोई समिट होस्ट किया है। देखो, मतलब इंडिया पहला कंट्री बना है ना, इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द ग्लोबल साउथ
टू होस्ट दिस समिट। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसका जो रोल है एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ उसको वो प्रमोट करे, सिर्फ अपनी हित की, अपने इंटरेस्ट की बात ना करके इंडिया पूरे ग्लोबल साउथ की बात करेगा, जिससे इंडिया का रोल प्रमोट होगा। इस पर्सपेक्टिव से ये समिट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एआई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ग्लोबल कॉपरेशन इंक्रीज होगा, डिजिटल सेफ्टी इनहैंस होगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग आएगा, मतलब जो भी हम पॉलिसी लेकर आएंगे उसका पूरा जांच पड़ताल कर लेंगे कि ये पॉलिसी कितना इफेक्टिव है, कितना इसका फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। एविडेंस बेस्ड डाटा के आधार पर हम पॉलिसी लेके आएंगे। एआई फॉर ऑल, मतलब सबके लिए एआई होगा, इंक्लूसिव एआई होगा, कोई छूटेगा नहीं। और इंडिया का रोल एज ए ग्लोबल लीडर, कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे एआई के समिट को गवर्न कर रहा है, होस्ट कर रहा है, तो इंडिया का रोल तो आ ही रहा है ग्लोबल लेवल पे हर मामले में। तो ये इंपॉर्टेंस होगा इस समिट का इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले फंडिंग गैप्स, इंडिया में फंडिंग की दिक्कत है। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत कम है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी है। प्राइवेसी और सेफ्टी कंसर्न्स, ये एक इंडिया के लिए चैलेंज बनेगा। एनर्जी डिमांड, एआई और एनवायरनमेंट भी तुमको हम एक टॉपिक कराए हुए हैं। ये लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी स्पेशली तुम लोग को हम एक आंसर राइटिंग कराए हुए हैं। एआई और एनवायरनमेंट में एक टॉपिक बताए थे कि एआई को जो चलाने के लिए उसके जो डाटा सेंटर्स होते हैं उसमें उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा कूलिंग, वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो एआई और एनवायरनमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, तो इंडिया उसको कैसे टैकल करेगा, ये भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। और इंडिया के पास अपने डाटा सेट्स की कमी है। जैसे कि देखो, एआई भगवान थोड़ी है, उसने तपस्या थोड़ी ना की है कि उसको सबका भविष्य और पूरा हर चीज़ उसको पता है, कुछ भी पूछो तो वो बता देगा। नहीं, वो हम एक डाटा सेट्स बनाते हैं, उसके आधार पे, उसमें प्री लोडेड डाटा के आधार पे वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो एआई में डाटा सेट्स ऑलरेडी डले होते हैं, ये प्री लोडेड होते हैं। इसीलिए कई बार हम एआई में एक क्रिटिसिज्म करते हैं बायसनेस ऑफ एआई, कि ये एआई बायस्ड है। कैसे? सपोज करो कोई एआई चाइना ने बनाया है तो वो चाइना के वेलफेयर की बात करेगा, उसके सारे जो जवाब होंगे वो चाइना सेंट्रिक होंगे। कोई यूएस बेस्ड है तो वो यूएस सेंट्रिक जवाब देगा। इसीलिए ये जरूरी है कि एआई बायस्ड ना हो, और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारे पास अपना इंडिजीनियस डाटा सेट हो जिसको हमने खुद बनाया हो। तो इंडिया के पास इस डाटा सेट्स की कमी है, तो इंडिया को अपना डाटा सेट्स लाना चाहिए जो कि बिल्कुल फेयर हो और सही इंफॉर्मेशन दिखाए। मान लो हम एआई में ही गलत इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तब तो एआई उसी गलत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके तुमको दिखाएगा ना। तो ये तो एआई की बायसनेस हो गई ना, पूरी दुनिया उस एआई की इंफॉर्मेशन को देख रही है। अब इस एआई के बायसनेस का एग्जांपल हम बहुत बार दिए हुए हैं। कई बार तुम ये एआई से या इन सब से पूछो ना कि चाइना का वो, सॉरी मतलब इंडिया का वो जो अरुणाचल प्रदेश है ये सब किसका है, तो वो चाइना का पार्ट कभी कभी बता देता है। क्रिटिसिज्म आज से 1-1.5 साल पहले ये आया था बायसनेस ऑफ एआई पे। तो उसमें एआई की क्या गलती है? वो तो जो डाटा सेट्स उसमें डाला है उस आधार पे एआई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए एक क्रिटिसिज्म आता है कि एआई बायस्ड है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से डाटा डाले गए हैं। इसलिए इंडिया के पास अपना इंडिजीनियस डाटा सेट्स होना जरूरी है। ठीक, तो ये चैलेंजेस हो गए। अब इसका वे फॉरवर्ड बताओ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाएंगे, फंडिंग बढ़ाएंगे, एआई कॉमन्स को प्रमोट करेंगे। एआई कॉमन्स मतलब वही इंक्लूसिविटी ऑफ एआई, सिर्फ बड़े बड़े जाइंट्स का डोमिनेंस ना रहे, एआई सबके पास हो। ठीक, वर्कफोर्स को रीस्किल करेंगे, सस्टेनेबल ग्रीन एआई को प्रमोट करेंगे और अपना इंडिया का ओन इंडिजीनियस डाटा सेट्स डेवलप करेंगे। ये सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा ओवरऑल एआई समिट मेंस प्रीलिम्स सबके पर्सपेक्टिव से कंप्लीट हो गया। अब इसके जो छोटे छोटे कुछ न्यूज़ है ना, अब ये बड़ा समिट हुआ है तो छोटे छोटे कुछ न्यूज़ है ना, जैसे कि तुमको हम एक यहाँ बताए कि सेकेंड इंटरनेशनल एआई समिट सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज की गई है। ये एक और कहीं बताए हैं, ये एक ये न्यूज़ और एक और कहीं तो बताएं, हाँ ये इंडिया का एआई मिशन 2.0, इसके क्या क्या फीचर्स हैं सब अभी एक हफ्ते में करंट अफेयर में आएगा। ठीक, ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, ये फिर एक इंडिविजुअल टॉपिक है। ये अभी हम बोल रहे हैं ना, एक हफ्ते के अंदर ये दोनों टॉपिक न्यूज में आ रहे हैं। हो सकता है कल ही आ जाए इन दोनों में से कोई एक। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो ओवरऑल कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक रुकना यार एक सेकेंड, हाँ दूसरा टॉपिक देखो, साइबर क्राइम्स इन इंडिया। आज न्यूज़ ना सब टेक्नोलॉजी वाले ही हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो भी टेक्नोलॉजी वाला है। न्यूज़ तो और भी था पेपर में, लेकिन मोस्टली रिपीटेड वही, सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन लगा दिया है यूएस के टैरिफ पे, तो यूएस के लिए खतरा है। फिर यूएस ने 15% टैरिफ लगा दिया।
होने दो, तुमको हम खबर बता दिए हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन लगा दिया, ये स्टे लगा दिया है, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। होने दो, अभी हल्ला होने दो, उस टॉपिक को मैच्योर हो जाने दो, कुछ उसमें अच्छा होगा तो हम लोग कर लेंगे। अभी तक जितने काम का है वो किए हुए हैं, तो रिपीटेड टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। सेकेंड टॉपिक देखो, साइबर क्राइम्स इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि साइबर क्राइम्स क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डाटा ये कहता है कि 24% साइबर क्राइम्स के केसेस बढ़े हैं 2025 में, और सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम्स हुआ है वो फिनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, ओटीपी स्कैम्स हुए हैं। 75% जो साइबर क्राइम्स हुए हैं उसमें पैसा गया है, पैसा डूबा है, मतलब पैसे का फ्रॉड था वो, मॉनेटरी फ्रॉड कह सकते हैं उसको, ओटीपी स्कैम कह लो, कुछ भी कह लो। अब ये राइज इतना क्यों हुआ है? क्यों राइज हुआ है? क्योंकि एआई आ गया है, डीप फेक्स आ गया है, तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना, फेक चीज़ों को रियल दिखाना बहुत ईजी हो गया है। इंटरनेट यूज़र बहुत बढ़ गए हैं, हर एक घर में 20-20 इंटरनेट यूज़र हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस और डिजिटल लिटरेसी। अब इंटरनेट यूज़र तो हैं, उनके हाथ में मोबाइल भी है, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। डिज़ायर फॉर इजी मनी। लोगों में भी लालच होती है कि अरे आप कौन बनेगा करोड़पति से 25 करोड़ अरब डॉलर जीत गए हैं, आपको ये प्राइज़ क्लेम करना है तो 500 रुपया दीजिए। अरे भाई सोचो, तुमको जो 25 करोड़ अरब डॉलर का प्राइज़ दे रहा है वो 500 करोड़ रुपये तुमसे काहे मांग रहा है? तो ऐसे ग्रीड में वो फंसते हैं, और ग्रीड लोगों का भी होता है, और सामने जो क्रिमिनल फ्रॉड कर रहा है उसकी भी ग्रीड होती है ना, कि आसानी से पैसा आ जा रहा है। तो डिज़ायर फॉर इजी मनी, ये भी एक रीज़न होता है। ये मोस्टली यूज़र के लिए ये पॉइंट यहाँ लिखा है कि मान लो तुम यूज़र हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी की, हम तुमको फ़ोन किए कि भाई देखो ऐसा है, तुम ये जो अमेरिका का जितना डॉलर है सब तुम्हारा हो गया है, आज से तुम प्राइज़ में जीत चुके हो, तुम खुश? फिर तुमको हम बोलेंगे कि ये जो जितना डॉलर है सबको कलेक्ट करके हमको तुम तक पहुंचाने में ना 10,000 का खर्चा है, कृपया आप भेज दें। हाँ, तुम कहोगे अरे पूरा डॉलर आ रहा है, 10 क्या भैया 20 ले लो आप, 20 तुम दिए, उसका तुम कौन हम कौन, हम गायब। तो ये तुम्हारा लालच था ना कि पूरा डॉलर तुमको मिल जाएगा दुनिया का। तो ये होता है डिज़ायर फॉर इजी मनी, ठीक। साथ में एनोनिमिटी बहुत है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ से फ्रॉड कर रहा है पता ही नहीं चलता है। टेक्निकल बैरियर्स भी बहुत सारे हैं, ग्लिचेस हैं, एफआईआर कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है आगे प्रीसीडिंग्स में, तो सब बस दर्ज है, पेंडिंग केसेस रहते हैं। और जुडिक्शन वाला जो हर्डल है, ठीक ना, ये भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो जुरिस्डिक्शनल हर्डल्स मतलब क्या होते हैं? मान लो क्राइम यहाँ हुआ, इस एरिया में जो हमारी कोऑर्डिनेशन यूनिट है या फिर जो भी जुडिशियल यूनिट है उसकी जुरिस्डिक्शनल पावर यहीं तक सीमित है। अब ये करने वाला क्राइम यहाँ से है, तो मान लो जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो तो कहीं बैठ के कोई कहीं भी कर देगा। तो जो एजेंसी है उसके जुरिस्डिक्शनल हर्डल्स भी आते हैं कि इस एजेंसी को फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि क्राइम हुआ यहाँ है, किया यहाँ से गया है, दोनों दो एरिया है, दोनों में दो जगह की पावर चलती है। तो ये ओवरलैपिंग थोड़ा सा अभी भी, कोऑर्डिनेशन की कमी अभी भी है। तो ये रीजंस हैं राइज होने का। अब सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन ये है कि डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करेंगे, अवेयरनेस प्रमोट करेंगे, स्ट्रॉन्ग लॉज लेकर आएंगे। I4C हमारी है ना, I 4 बार C करा चुके हैं कई बार साइबर सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में। इनका रोल हमको इन्हेंस करना होगा, इनका रोल ज़्यादा हो जाता है कि साइबर फ्रॉड्स को कैसे टैकल करेंगे। टेक्निकल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को काटना है ना। साइबर फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, तो लोहा लोहे को काटता है ना, इसलिए सॉल्यूशन भी टेक्नोलॉजी से लेकर आओ। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो इंटरमीडियरीज का। मान लो कोई फ्रॉड इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे हो रहा है, तो जो इंस्टाग्राम इंटरमीडियरी है, फेसबुक होस्ट है, उनको ये लाइबिलिटी लेनी होगी कि हाँ मेरे प्लेटफॉर्म से कोई गलत चीज़ ना हो, जिसको कि हम सेफ हार्बर क्लॉज भी कहते हैं। तो अकाउंटेबल उनको बनाना होगा, और सॉल्यूशन फास्ट ट्रैक करना होगा, इन्वेस्टिगेशन फास्ट करना होगा। मान लो कोई फ्रॉड हो गया, कंप्लेन हो भी गया ना, तो वो कंप्लेन प्रोसेस होते, रजिस्टर होते बड़ा टाइम लग जाता है। तब तक जो फ्रॉड किया है वो ईजिली मोबाइल होकर भाग जाता है, ये दिक्कत होती है। तो अगर हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन, इन्वेस्टिगेशन फास्ट कर देंगे ना, तो पकड़ना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो गैप रहेगा उसके एस्केप रूट को ब्लॉक करने का। लेकिन हम यहाँ FIR ही लिखते हैं 72 घंटा 8 दिन बाद, तब तो पता नहीं वो खा पी के पैसा बचा भी लेगा। तो ये पूरा वे फॉरवर्ड था कि सॉल्यूशन हमको फास्ट ट्रैक तरीके से करना होगा। ये साइबर क्राइम भी कंप्लीट। तीसरा एक छोटा सा टॉपिक था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। हम लोग ये GCC बहुत सुनते हैं, ये है क्या? कुछ नहीं, तुमको हम एग्रीकल्चर में ये करा चुके हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी बोलते हैं, GICs भी बोलते हैं। ये इस्टेब्लिश कौन करता है? तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश करती हैं पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में कितने ये GCC हैं? तो इंडिया में अभी 1800 से ज़्यादा GCCs हैं। GCC कॉस्ट इफिशियंट होते हैं, इनोवेशंस हब होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का ये एक्सपेंशन भी करते
करते हैं, स्किल डेवलपमेंट भी का भी काम करते हैं। तो ये तो हो गया जीसीसी हेल्प कैची कैची में कर रहे हैं। जीसीसी होते क्या है, यहाँ लिखा है जीसीसी आर सेंट्रलाइज्ड हब्स। ये एक सेंट्रलाइज्ड हब हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, जो ये कॉस्ट इफिशियंसी, इनोवेशन, एक्सपेंशन, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। आज की कहानी बस इतना ही। मेंस का क्वेश्चन पहले टॉपिक से भी बनेगा, दूसरे टॉपिक से भी बनेगा, दोनों क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, टेक केयर।